अदालत का मतलब होता है नुक्ताचीनी, बहस करना, नुक्तों को समझना, दूसरे को तर्कों को काटना और नए दलील पेश करना। लेकिन अब एक नया दौर शुरू हो गया है अदालतों में, और ख़ास तौर से हाई कोर्ट इस मामले में सबसे अहम होता जा रहा है, यहाँ के वकील, कि यहाँ अब अपनी ही बहनों को, अपनी ही परिवार के लोगों की महिलाओं के साथ खुलेआम उनके साथ छेड़खानी करना, उनके साथ मारपीट करना। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में हरकत हुई, वो एक निहायत शर्मनाक कांड है, अभूतपूर्व है। इसी मसले पर हमने चुनाव अधिकारी रहे ब्रजेंद्र सिंह से बातचीत की है। बार एसोसिएशन के चुनाव की जितनी शीशा लेदर हो सकते हैं आप लोगों ने कर ली। आप तो रिटर्निंग अफसर भी रहे हैं, क्या हुआ था उस पूरे दौरान? देखिए, ऐसा है कि लगभग 20 वर्ष हमको उच्च न्यायालय में हो चुके हैं, और इस प्रोफेशनल जीवन में तमाम उतार चढ़ाव भी हमने देखे और तमाम अनुभव भी है। ये मेरा पहला चुनाव नहीं था कि जिसमें मैं बतौर चुनाव अधिकारी सम्मिलित हुआ था या कोई जिम्मेदारी मिली थी। जो सड़ांध आ गई है उच्च न्यायालय में, जो अपने अवध बार एसोसिएशन में, उसको बहुत दिनों से मैं परख भी रहा था, सावधान भी था। हुआ ये कि जब आरओ की जिम्मेदारी यानी चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी श्री वीके शाही साहब को सौंपी गई, तभी से सभी लोगों का, खासकर ऐसे लोगों का जो खुश नहीं थे शाही साहब के आरओ होने से, उनका एक मिला जुला प्रयास था कि कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न किया जाए। तब तक तो ठीक था जब तक कैंडिडेट्स को ये पता नहीं चला कि किसकी हार और किसकी जीत हो रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूंघा और जैसे ही इस नतीजे में पहुँचे कि कोई हार भी सकता है और कोई जीत भी सकता है, तो लगभग 12:30 के दौरान जो बाहर जो पर्चियाँ दे रही थी हमारी बहनें, महिलाएं, वो वहाँ पे हो हल्ला हुआ। तमाम बाहर से आए हुए अधिवक्ता गण, या ये कह लीजिए कि जो अधिवक्ता नहीं भी थे, जो हमारे कैंडिडेट्स लेके आए थे, वो उन्होंने अफरा तफरी फैलाई और शारीरिक हमला भी किया। किस पर? महिलाओं पर, हमारी महिला अधिवक्ताओं पर। मोटिव क्या था? मोटिव था, 2 मोटिव थे। एक छिछोरापन था? जी, दोनों थे। छिछोरापन भी था, साजिश, और साजिश भी थी कि इस प्रकार से दोनों जो है हित साधे जाएं उनके, और उन्होंने छिछोरापन दिखाया और उससे व्यवधान उत्पन्न हुआ और षड्यंत्र सफल हुआ। उसके बाद महिलाएं सब, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। कहा साहब इस माहौल में हम काम नहीं कर सकते हैं। जितनी आरओ थी वो, या जो मतदाता थी वो? जितनी एआरओ थी वो। कितनी थी? और लगभग 40 की टीम थी आप लोग, महिलाओं में खासकर, और पूरी टीम तो लगभग 80-90 की के करीब थी। और 40 महिलाओं के साथ अभद्रता हुई? जी, 40 महिलाओं के, सभी महिलाओं के साथ नहीं हुई, लेकिन उनमें अधिकांश महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, जिसमें 3 महिलाओं ने हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें एफिडेविट भी दिया कि साहब हमारे साथ बदतमीजी हुई है, और सील बंद लिफाफे में उनकी रिपोर्ट, उनका स्टेटमेंट कोर्ट को सबमिट किया गया है। उसके बाद जब उसके नाम का आप खुलासा करेंगे या नहीं? नाम का खुलासा संभवतः कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम विवश मजबूर हैं। उसके बाद जब अफरा तफरी मची तो शाही साहब ने हम लोगों को निर्देशित किया कि भाई कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए, और उस अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में हम लोग महिलाओं को अंदर लेके आए। मेज कुर्सियां फिर से लगीं, तो मेज कुर्सियां जब फिर से लगीं तो उसमें लग गया लगभग आधा घंटा, और आधा घंटा व्यतीत होते होते लगभग वहां पे 500 से 1000 लोगों की भीड़ आ गई, जो आयातित भीड़ थी, जिनमें वकील नहीं भी थे लोग। बाद में पता लगा कि लगभग बहराइच से, लखीमपुर से, हरदोई से, गोंडा से, तमाम सारे जिलों से खाना और पैसा देके और इस प्रकार के तमाम अन्य लालच देके उनको लाया गया था। अब चूंकि गेट नंबर 6 पे, गेट नंबर 8 पर जो आपको जो मल्टी लेवल पार्किंग तक जो रास्ता जाता है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई आ जा सकता है। और खासकर उस दिन तो चेक्स नहीं थे वहां पे, हो नहीं रहे थे, तो सारी गाड़ियां आई, और कौन आया कब आया इसका जो है वो कोई लेखा जोखा किसी अधिकारी या पुलिस वालों के पास नहीं था। तो जिसका मन है वो आया, और जिसका भी मन हुआ वो अपने उम्मीदवार साथियों के साथ प्रवेश किया उसने।
इवन मतदान केंद्र के अंदर भी गए और वहां भी हंगामा शुरू किया। जब भीड़ मच गई तो उसमें यह निश्चित रूप से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि निश्चित रूप से हमारे जो अधिवक्ता भाई संभ्रांत थे, जो रेगुलर थे, उनको तकलीफ हुई, क्योंकि वो भीड़ में घिर गए। किसी का पैर दब गया, किसी का हाथ दब गया। कोशिश की गई संभालने की, और आप विश्वास करिए कि कम से कम 2 घंटे में यानी 3:30 बजे तक स्थिति लगभग संभल गई थी। अब जब स्थिति संभली हुई, देखा हमारे उम्मीदवारों ने और सभी उम्मीदवारों ने नहीं जो षड्यंत्रकारी थे, तो 3:30 बजे जो एग्जिट गेट था, जिसको कहा गया था कि सीनियर्स और महिलाओं के लिए खोल दिया गया था इमरजेंसी की स्थिति में, उससे तमाम सारे लगभग अधिकांश कैंडिडेट्स और उनके साथी बाराती वो सब आ गए और उसके बाद शाही साहब को गालियां देने लगे। इवन उन्होंने मतपत्र भी फाड़े, गालियां भी दी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। हमारी जो बहनें वहां उनको रोक रही थी उनके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ भी बदतमीजी की, नारे लगाए, जमीन पर लेट गए। कोई विकल्प नहीं रखा कि कुछ कम से कम बातचीत हो पाए या कोई समाधान निकले। तमाम कैंडिडेट्स आए जिन्होंने लिख के भी दिया कि साहब इलेक्शन को तुरंत जो है वो निरस्त किया जाए। तमाम ऐसे भी आए कि साहब इसी पे काउंटिंग होनी चाहिए। हम लोगों ने सुझाव भी दिया कि आप काउंटर व्यूज ले आइए, आप लिख के दीजिए कि चुनाव कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब काउंटर व्यूज आएंगे तब एल्डर कमेटी बैठेगी, चुनाव अधिकारी बैठेंगे, तय होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक ही पक्ष आया और उन्होंने कहा साहब चुनाव किसी भी हालत में कैंसिल होना चाहिए। सारे लोगों की बात करके, एल्डर कमेटी से बात करके, किसने कहा कि कैंसिल किया जाए? अब एक तो जेबी सिंह ने लिखित दिया है और कई कैंडिडेट्स ने जो है वो, कम से कम 3-4 कैंडिडेट्स ने। एक कृष्ण कुमार सिंह है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पर लड़ रहे थे, जेबी सिंह सेक्रेटरी के पद पे लड़ रहे थे। जेबी सिंह के बारे में तो जो मुझे प्रमाण मिले हैं, वो छोटी बड़ी स्कूली लड़कियां जो कॉलेजेस से गर्ल्स हैं, वो इनके प्ले कार्ड लेकर के घूम रही थी। जी, घूम रही थी। तो ये कैसे आपने उनको घुसने दिया? वो अंदर नहीं आ पाई थी, उसमें मतदान केंद्र में तो नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि 8 नंबर गेट से किसी का भी प्रवेश हो सकता था, इसलिए उसका फायदा उठाते हुए, जबकि मर्यादा इनको बनाए रखना चाहिए था, लेकिन उसका फायदा इन्होंने उठाया और वो सब आई और एडमिटेडली आई। उसकी वीडियोग्राफी है, उसको सबने जाना कि वो किनके लिए आई थी। इतनी मर्यादा और इतना सहयोग तो अधिवक्ता पक्ष को करना चाहिए था, क्योंकि हम भी उनके भाई हैं और हम उन्हीं के लिए चुनाव करा रहे थे। ये चुनाव और उसका रिजल्ट, ये हमारा एक सिस्टम है जो अल्टीमेटली हम सभी को फायदा पहुंचाने वाला था या हम सभी को रिप्रेजेंट करने वाला था। तो केवल चुनाव अधिकारी और उनकी टीम के ऊपर सब कुछ थोप कर मनमानी करना, गुंडई करना, छेड़खानी करना, ये मुझको नहीं लगता है कि किसी संभ्रांत संगठन का काम हो सकता है। ये पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था। कोई भी अधिवक्ता ये जानते हुए कि साहब ये शाही साहब जैसे शालीन व्यक्ति के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं अवध बार के, ये काम न करता। ये केवल अधिवक्ताओं की साजिश नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से इसमें कुछ जो अवध बार एसोसिएशन के बड़े ठेकेदार हैं, जो बार बार चुनाव लड़के अध्यक्ष भी होते हैं, जीतते हैं और अथाह रुपया कमाते हैं, जो हमारे आम अधिवक्ताओं का हित दरकिनार करते हैं, ये उनकी साजिश है। और उनके सहयोग के लिए हजारों के हजारों लोग की भीड़ आ गई थी जिन्होंने ये काम किया है। कोई विकल्प नहीं बचा था, चुनाव निरस्त ही होता तभी काम बनता और कोई विकल्प नहीं बचा। किन किन लोगों ने क्या क्या हरकत की? लगभग 10-10:15 बजे सभी उम्मीदवारों को कहा गया कि साहब आप, एक आईडी इशू हुई थी कि यदि कोई कंप्लेंट आती है तो आप अंदर जा सकते हैं, इसके लिए एक आईडी इशू सभी से कहा गया कि आप अपनी अपनी आईडी ले लीजिए। उसमें कुछ खामियां भी थी प्लानिंग में कि आईडी वस्तुतः नहीं दी जाती थी। शुरुआत में जब आपको बक्सा सील करना होता तो सीनियर कैंडिडेट्स को उपाध्यक्ष या अध्यक्ष और जो है ट्रेजरार तक लोगों को बुला लिया जाता था और उनको दिखा के उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता था। फिर कोई कंप्लेंट होती थी तो भले आ सकते थे, अदरवाइज शाम को जब फिर बक्सा सील होता था तो लोग आते थे। कमी ये रही कि सबको कार्ड इशू किया गया और उसका सहारा लेके लगभग 10:30-11 बजे ही भीड़ अंदर की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे होते होते, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो पर्चियां इशू कर रही थी जो हमारी महिलाएं, कि उस पर्ची के आधार पे आगे चल के बैलेट पेपर मिलने वाला था, उस पर्चियां वहाँ उस सेंटर पे अफरा तफरी मचाई गई जानबूझ के। और उस अफरा तफरी में लगभग, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मोर देन 90% उम्मीदवार सम्मिलित थे। कितनी फीसदी? 90% उम्मीदवार सम्मिलित थे और उनके समर्थक।
10% में बहुत रेयर लोग हैं, यहाँ नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि नाम तो अपने आप अभी आ ही जाएगा, जो है वो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, इसलिए नाम लेना संभवतः उचित नहीं होगा। लेकिन अधिकांश लोगों के खिलाफ प्रमाण है, पुष्ट प्रमाण है, एविडेंस है, क्रिस्टल क्लियर एविडेंस है कि इन लोगों ने जानबूझ के अफरा तफरी मचाई। और जो हम लोग पहले महसूस कर रहे थे कि केवल शाही साहब के कारण ये ऐसा होने जा रहा है, और कुछ लोग इंटरेस्टेड भी थे, और कुछ एक बहुत साफ बात करनी पड़ेगी कि हमारे अवधबार में जातीय गणित भी चलती है, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं परिणाम दिखता है कि लोगों को ये लगता है, परसेप्शन होता है कि शायद फलाने फलाने जाति के हैं, तो वो हो सकता है कि अपनी जाति के लोगों को फायदा पहुंचाएं, या कोई आरओ साहब से बहुत कनेक्टेड है तो हो सकता है कि वो उनका फायदा पहुंचाएं, और बाद में इसकी भी अफवाह भी फैलाई गई और इसका अनुचित फायदा उठाया गया। लेकिन इसके पहले भी कई ठाकुरों ने चुनाव कराया है, आईवी सिंह जैसे भी लोगों ने कराया है, तो उस समय ऐसा कोई विवाद नहीं खड़ा, इसी समय क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि ये जाति विद्वेष बहुत भयानक रूप से पहुंच चुका है। अब उसमें एक आईवी सिंह साहब के समय और शाही साहब के समय में बड़ा फर्क है। आज लगभग 4800-5000 वोटर्स वैलिड वोटर्स हैं, और लगभग 11000 मेंबर्स हैं मतदार के। आईवी सिंह साहब के समय में संख्या कम होती थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पेशे में, प्रोफेशन में बहुत गिरावट भी आई है। आज मैंने खुद ये देखा है कि कोई चैम्बर ज्वाइन नहीं करना चाहता है। लोग बड़ी बड़ी सफारी टाइप की गाड़ियों में आते हैं, बाहर ठेकेदारी करते हैं, अंदर वकालत करते हैं या वकालत के नाम पे ठेकेदारी करते हैं। बहरहाल ऐसे युवाओं की संख्या अधिकांश हो गई है, बड़ी है। इसलिए आईवी सिंह साहब तो उस समय संख्या ऐसी थी, हमारे जैसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी तो उसको कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि हम लोगों के अंदर साहस नहीं था कि अपने सीनियर्स का हम विरोध करें, और वो जो कहते थे वो हम लोग मान लेते थे। आज के लोग गालियां बकते हैं माँ बहन की। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5 दिन से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शाही साहब को गालियां मिल रही हैं। क्या इन्वेस्टमेंट कोई था शाही साहब का? क्या उनको कोई पैसा दिया गया था? उनको एक जिम्मेदारी हाईकोर्ट ने सौंपी कि साहब आप संभ्रांत व्यक्ति हैं, आप अपना चुनाव, अपने अवधबार का चुनाव आप ईमानदारी से, कुशलता से संपन्न कराइए। सच्चाई यह है कि बार काउंसिल का चुनाव कराया था शाही साहब ने 2018 में। लगभग 4 लाख रुपए उन्होंने अपने पास से खर्च किया था, और 15,000 की वोटिंग हम लोगों ने कराई थी, कोई बवाल नहीं हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से इस समय बिल्कुल अलग से लोग आए हैं, और कुछ कमियां ये रही कि हम लोग शायद उस लेवल तक नहीं सोच सके कि षड्यंत्र यहां तक है, अप टू दिस एक्सटेंट यहां तक था कि ये इस लेवल तक बात पहुंच जाएगी, वो शायद हम लोग परसीव नहीं कर पाए, वो लोग हम लोग समझ नहीं पाए। आप मानेंगे कि ये एक महान बार एसोसिएशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने कहा कि ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने बहुत अपने कार्यकाल में बहुत पैसा कमा लिया, बहुत ज्यादा है, उनमें से कुछ एक को इंगित करने की कोशिश करेंगे आप? उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे नाम लेना शायद उचित नहीं होगा। क्यों? नाम इसलिए लेना उचित नहीं होगा कि जिस संगठन में हम रहते हैं जी। अभी अगर हम नाम ले लेंगे तो जो हम करना चाहते हैं यानी आमूल चूल परिवर्तन, वो हो ना पाएगा। तो झाड़ू नहीं लगाना चाहते हैं जब जिम्मेदारी आपकी है? नहीं, झाड़ू लगाएंगे, जब समय आएगा तब झाड़ू लगाएंगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार लगाएंगे। अभी हम लगा देंगे तो वो शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी, और आप मान लीजिए मेरे जैसे और शाही जायद साहब जैसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। इसलिए हमको मौका दीजिए। अगर हम लोगों ने अभी अपने आप को ओपन कर दिया तो निश्चित रूप से, क्या आपको लगता है वो कम पावरफुल लोग हैं? कोर्ट में जो विवाद पहुंचा है उसके विचारणीय मुद्दे क्या क्या हैं? उसमें सबसे प्रमुख तो ये है कि ये माननीय सीनियर जज साहब ने कहा कि जिस प्रकार का दंगा हुआ है, वीके शाही साहब जैसे ईमानदार सत्यनिष्ठ व्यक्ति को जितनी गालियां दी गई हैं, महिलाओं से जो बदतमीजी हुई है, वो कभी अवधबार में हुई ही नहीं थी। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे थे और जो लड़वा रहे थे। व्यवस्था की कमियों के नाते आप ये नहीं कर सकते हैं कि अपनी बहनों को ही आप टारगेट करिए, अपने भाइयों को टारगेट करिए, उनको माँ बहन की गाली दीजिए। दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है कि वो लोग जो कम से कम 5 मुकदमे 1 साल में करते हैं, वही वोटर्स होने चाहिए।
जो AOR जिनका इस ग्राउंड पे है कि साहब हाँ 5 मुकदमे हैं कम से कम, और प्लस AOR है, प्लस बार काउंसिल के भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, तो उनको परमिट किया जाना चाहिए, उनकी एक अलग लिस्ट बननी चाहिए। दूसरा ये है कि कोर्ट इस पर भी विचार करना चाहिए, कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, जैसा कि एल्डर कमेटी ने कहा है कि कम से कम एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कैसे हैं, उनका पास्ट कैसे है, कैसा है। यानी आपको एहसास नहीं है, बहुत भोले हैं आप, कि एफिडेविट के ज्यादातर मुद्दे झूठे होते हैं, इसके बावजूद आप उसको शपथ पत्र मानते हैं और फिर चाहते हैं कि फिर एक ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि जब अंडर अथॉरिटी आप कोई काम करते हैं तब आपको जो निर्देश होते हैं और जो गाइडलाइंस दी जाती हैं आपको उसी पे काम करना होता है। आरओ कोई समाज सुधारक नहीं होता है, उसको जो आदेश दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसी पे वो काम करता है। समाज सुधारक की भूमिका या तो एल्डर कमेटी की होती है या हमारी कार्यकारिणी आए तो उसकी होती है, या कोई जुडिशियल ऑर्डर हो तो जब लिस्ट बना के एक प्रिपेयर करके दे दी गई और आरओ साहब को कहा गया कि साहब ये चुनाव आप कराइए, तो उसी पे चुनाव कराना हमारी मजबूरी थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो एल्डर्स कमेटी है बिल्कुल लोधा महाराज है? हाँ, ये हम कहेंगे कि एल्डर्स कमेटी कुछ भी कर पाने में अक्षम है, कुछ भी कर पाने में। क्या आपको जानकारी नहीं है कि एल्डर्स कमेटी की सीनियरिटी को लेकर के एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चलाया गया था, इसके कालिया और अशोक निगम के बीच में? ये बिल्कुल जानकारी है। तो भी जानते हुए भी आप उस बारे को नया सोचने के बजाय फिर वही ढोल बजा रहे हैं कि एल्डर्स कमेटी। अब ढोल तो इसलिए बजा रहे हैं कि जो व्यवस्था आपको दी गई है उसी के अनुरूप अभी आप काम करेंगे। एल्डर्स कमेटी तो ये तो अगले साल भी होगा, फिर उसके बाद भी होगा, अंतहीन यात्रा पर जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस हो, कोई विकल्प नहीं है। तो आप अपने निजी चरित्र को सर्टिफाई करना चाहते हैं कोर्ट से, ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं या बेईमानी की? क्या पूरी दुनिया न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेती है, न्यायालय की शरण लेती है? हम अधिवक्ता होने के नाते उच्च न्यायालय की शरण नहीं लेते। लेकिन जो गुंडागर्दी हुई आपने की, उसका न्यायपालिका से तो कोई लेना देना था नहीं? लेना देना है, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का जो न्यायपालिका में काम कर रहा है उसका न्यायपालिका से लेना देना। हमारे गार्जियन है, आपने हम उन्हीं से अपनी बात कहेंगे, हम उन्हीं से अपनी बात कहेंगे और हमने उनसे अपनी बात कही। और मेरा ऐसा विश्वास है कि नतीजा निकलेगा। इसलिए नतीजा निकलेगा कि बीडी कौशिक के जजमेंट में गाइडलाइंस जो दी हैं अगर वो अक्षरशः साबित हो गई, अक्षरशः लागू हो गई, तो निश्चित रूप से सुधार आएगा, बहुत बड़ा सुधार। इसके पहले तो हाईकोर्ट के वकीलों ने जो दंगा किया था उस पर सीबीआई जांच चलाई गई, पूर्व सांसद को नंगा करके मारा आप लोगों ने, तो उससे कोई सबक नहीं सीखा? देखिए, ऐसा है, सबक तो सीखा लोगों ने, उसका कि और बढ़िया तरीके से उसका नहीं, उसका देखिए ऐसा है कि जैसे जस्टिस रुमानाथ सिंह साहब ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर हाईकोर्ट के वकीलों के विरुद्ध नहीं था, वो एक कॉकस था जो प्रॉपर्टी कब्जा करके और उसको बेचते थे और यही काम करते थे। मतलब मीठा मीठा गप पकड़वा थू, हम बता रहे हैं, सिविल कोर्ट में ये जो है काम होता था और उसके खिलाफ जो है वो वकीलों को भी वो पीटते थे। सीबीआई इंक्वायरी हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग जेल गए, सुधार हुआ वहां। उसके बाद हाईकोर्ट में भी जब अभी स्वास्थ्य भवन पे झगड़ा हुआ था 2 साल पहले, यहां भी कई वकीलों के खिलाफ मुकदमे भी चले और उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा, सारी चीजें हुई। जी, आपके बार एसोसिएशन के दफ्तर में पदाधिकारियों ने एक मतदाता को, एक सदस्य को बुरी तरीके से पीटा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है शायद? ये पिछले रिजीम की बात इससे पहले जी नहीं, ये सुना था हमने, ये सुना था, ऐसा हुआ था और उन्होंने एफआईआर भी कराई थी, लेकिन बाद में। तो आपको नहीं लग रहा था कि आपके अंदर सेप्टिसीमिया बढ़ रहा है? बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। हम तो इसीलिए भर गया है। बिल्कुल लगा था। मैं तो ऐसे व्यक्तियों में से हूं कि जिसने लगातार गलत नीतियों का विरोध किया है और चूंकि पूरे कुएं में भांग पड़ी है, इसलिए हमको भी तो सिलेक्शन करना चाहिए, उसका समय मिलना चाहिए। तो क्या ये भय है आपको कि इस ज्यादा मुखर हो जाएंगे तो आपको भी पीटा जा सकता है हाईकोर्ट में? नहीं, ये तो भय तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से क्यों, महिलाओं को जब आप नंगा कर सकते हैं, पीट सकते हैं, उनके साथ मॉलेस्टी कर सकते हैं। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस लेवल का भय नहीं है कि कोई मुझको पीट सकता है, क्योंकि मैं सक्षम भी हूं। क्योंकि आप पुरुष हैं और वो महिलाएं पीट, निश्चित रूप से कहीं उसका भी अनुचित लाभ हमारे पुरुष वर्ग ने उठाया है और वो काम किया है जो अभद्र भी है, अशोभनीय है और अक्षम्य है। लेकिन मैं देश काल वातावरण की बात क्यों करता हूं, मैं समय की बात इसलिए करता हूं कि आप जो कॉकस है,
वो इतना ताकतवर है कि अगर आप उसको सोचने का समय देंगे तो आपको कुछ करने नहीं देगा। इसलिए समय की प्रतीक्षा रहती है, सही समय पे सही चीज उठती है। अभी सही समय आया है और कल मैंने ये बिंदु उठाया है, 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट मैंने उठाए हैं कल मैंने सोशल मीडिया पे। नंबर 1 कि ये तय होना चाहिए कि एक कैंडिडेट कितनी बार जीतने के बाद चुनाव लड़ सकता है। नंबर 2, जब वो चुनाव लड़ें तो उनका एक एफिडेविट इस बाबत होना चाहिए कि क्या उनकी हैसियत है, कितना पैसा उनके पास है, ताकि जब वो दरकिनार करके अधिवक्ता हितों को अथाह धन कमाएं और जजेस पे दबाव भी डालते हैं। ये भी आप जान लीजिए, ये जब कार्यकारिणी में हो जाते हैं, जब अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो जजेस पे अंशित दबाव डाल के रिलीफ लेते हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख पैसे लेते हैं और उसके बाद ये मुकदमे करते हैं। तो निश्चित रूप से एक एफिडेविट आना चाहिए कितना आपके पास है, ताकि बाद में जांच हो पाए कि आपने कितना कमाया वकीलों के हित को दरकिनार करते हुए, और ये सनद भी रहे और लोगों के काम भी आए, लोग देखें भी, क्योंकि अधिकांश मामलों में यही हो रहा है। दूसरा यह है कि बीडी कौशिक को पूरी तरह से लागू किया जाए और उसके बिना चुनाव भी न कराए जाए, क्योंकि चुनाव अगर होगा तो लोग आएंगे, गाड़ियों पे बैठ के आएंगे और उसके बाद शराब, एक खुराक खाना और चंद रुपयों में बड़े बड़े गाड़ियों में छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं और साहब हमारे अवध बार एसोसिएशन को भेज के हमको धक्का दे के, हमको गालियां दे के चले जाते हैं। हाँ, दुर्भाग्य है। एक शराब पर बिक रहे हैं। एक महिला ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, बताया था कि पिछली जब अभी घोषणा हो रही थी कोरोना के पहले, तो उन्होंने बताया कि कुछ मंडपम में इंदिरा नगर के और कुछ होटल्स में, बड़े होटलों में बड़ी पार्टी चल रही है और ज़बरदस्त शराब चल रही, खाना पीना और भी है। तो हमने कहा और से क्या मतलब है, तो उन्होंने बहुत दुखी का इमोजी बना करके भेज दिया था। ये भी चल रहा है। आप कैसे पकड़ेंगे इनको? पकड़ेंगे इनको इसलिए पकड़ेंगे कि अगर थोड़ा भी सुधार होता है तो वो लोग जो सुधार चाहते हैं और जो अच्छे हैं, देखिए 70% लोग अच्छे हैं, 80% लोग अच्छे हैं, जो युवा लोग आए हैं उनमें से भी अधिकांश अच्छे हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी अच्छे हैं, और अवध बार की शान उन्हीं के दम पे बनी। उन्होंने नए इतिहास बनाए अपनी मेहनत के दम पे। इसके दम पे साल पहले की बात कर रहे हैं अभी मुश्किल से आप 2-4-5 साल पहले भी स्थिति ऐसी थी, और आज भी आप जान लीजिए, आज भी, मैं ये हंसने की बात नहीं, आज भी अधिकांश लोग संघर्षरत हैं और अच्छा कर रहे हैं। चंद लोग, मैं बता रहा हूं, बहुत कम लोग हैं, और अगर हम लोग जागरूक हो गए और जागृत हो गए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का विनाश तय है। सुधार, कहीं एक सिल्वर लाइनिंग दिख जाए तो सुधार होना तय है। जी, मेरे पास एक सूचना मिली है, मैं उसको पुष्टि करना चाहता हूं। आरओ के तौर पर आपने पूरी लिस्ट को देखा था। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के कितने लोग, बड़े प्रमुख लोग इस लिस्ट में आपकी बार अवध बार एसोसिएशन में सदस्य के तौर पर मौजूद हैं? देखिए लगभग 150 लोग हैं। कौन कौन है जो उन्होंने वोट दिया, और मेरे सामने जो सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष हैं जी, वो आए और उन्होंने मुझी से शिकायत की कि साहब मेरा वोट था और वो वोट किसी ने डाल दिया। तो निश्चित रूप से वोट डालने ही आए थे। तो सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष कैमरे में भी बकायदा, क्योंकि हमसे वो हॉट टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि साहब हमारा वोट किसी और ने डाल दिया है। तो ऐसे कई पदाधिकारी जिनको हम नहीं जानते हैं वो आए, वो पदाधिकारी हैं अभी मौजूदा। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो कौन कौन थे? लगभग अधिकांश लोग आए। नाम नहीं लेंगे, नाम हम जानते ही नहीं। नाम देखिए ऐसा है कि हम अपॉलिटिकल आदमी हैं, बहुत हमको राजनीति में हमारा बड़ा विश्वास नहीं है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? हम कहना यही चाहेंगे कि निश्चित रूप से यदि अवध बार एसोसिएशन की पुरानी परंपरा को फिर से वापस लाना है तो अच्छे कैंडिडेट्स को बढ़ाना होगा, और अच्छे कैंडिडेट्स सबको पता है कि कौन है। और दूसरी बात कि जुडिशियल इंटरफेरेंस बहुत आवश्यक है। इसके लिए डंडे की जरूरत भी है। बिल्कुल है। तो पिटवाएंगे आप? डंडा तो पिटवाने के लिए तो नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से कल्टीवेशन तो होता ही है। डंडा तो शब्दों का भी डंडा होता है, जुडिशरी का भी डंडा, जुडिशियल ऑर्डर्स का भी डंडा होता है, कई प्रकार के डंडे होते हैं। तो ये है विजय जी। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सैयद को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दीजिए दुलत्ती को, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लग रही है।